हेमा अपनी बहू श्रुति के साथ रहती है। श्रुति का मायका बस 2 गली छोड़कर ही होता है, इसलिए ससुराल में कुछ भी हुआ तो श्रुति सीधे अपने मायके जाया करती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अब सीधे रात को ही आऊंगी। राहुल की छुट्टी है आज, तो उसे खाना आप ही दे देना। मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल। लेकिन श्रुति बहू, अब क्या हो गया? अरे बहू, ऐसे छोटी छोटी लड़ाइयों पर बार बार अपने मायके मत जाया कर, ये सही नहीं है। अब तेरी शादी हो चुकी है, तो पराई हो चुकी है तेरे मायके वालों के लिए। चुप रहिए माँ जी, आपको तो बस यही चाहिए कि मैं यहाँ ससुराल में बैठकर दिन रात आपकी सेवा करती रहूं। आपको अपने बेटे को समझाना क्या होता है? अरे हर बार लड़ाई वो ही शुरू करता है, मैं तो कुछ भी नहीं बोलती। अब पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होना तो आम बात है, लेकिन इन छोटे मोटे झगड़ों को लेकर तुम अपने मायके जाती रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैं तो अपने मायके जाकर ही रहूंगी आज। वहीं जाकर मुझे शांति मिलेगी। यहाँ रही तो दिन भर में कभी भी राहुल के साथ फिर से झगड़ा हो जाएगा मेरा। श्रुति अपनी सास की बात नहीं सुनती और वो अपने मायके चली जाती है। श्रुति के मायके में उसकी माँ बिमला, भैया सुरेश, भाभी चारू और उनकी छोटी सी बेटी पीहू रहते हैं। अरे श्रुति बिटिया, तू आजा बिटिया रानी। आ गई ये चुड़ैल फिर से। इसे और काम ही क्या है अपनी जिंदगी में? ससुराल से मायके और मायके से ससुराल, दिन रात बस यही काम है इसे। माँ, आपको पता है आज फिर से राहुल और मेरी लड़ाई हुई है और अब मैं रात तक यही रहूंगी। चारू भाभी, आप मेरे लिए वो गोभी के पराठे और पुदीने की चटनी बना देना। मैं आज यहीं पर पेट भरकर खाना खाऊंगी और जाऊंगी। ठीक है श्रुति। श्रुति बिटिया, क्यों लड़ते झगड़ते हो तुम और जमाई सा इतने? अरे अब पति पत्नी में मन मुटाव तो चलता रहता है, लेकिन इतना ज्यादा? मन मुटाव तो बस बहाना है माँ जी। आपकी बिटिया रानी को तो बस यहाँ मायके में आने का बहाना चाहिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ये श्रुति जानबूझकर तो नहीं लड़ती अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हो चारू भाभी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? और आप कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली? भूलिए मत कि मैं इस घर की बेटी हूँ और आप इस घर की बहू। तो फिर तुम भी ये मत भूलो श्रुति कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम किसी और घर की बहू हो और मैं इस घर की बहू हूँ। तुम अब इस घर की पराई बेटी हो, समझी तुम? देखा माँ, क्या क्या बोली जा रही है आपकी ये चहेती बहू मुझे। ए राम जी, तुम दोनों की दोनों चुप रहो। चारू, जा रसोई में जाकर अपने काम निपटा। और श्रुति, तू भी अपनी जबान संभाल कर बात कर। चारू तेरी भाभी है। चारू को श्रुति का यूं बार बार वहां आना बहुत खटकता है। वो अपने पति सुरेश से बाद में कहती है, सुरेश, अपनी बहन को समझा कर रख दो। अरे हर 2 दिन बाद मुंह उठाकर चली आती है यहाँ पर और यहाँ आकर महारानियों की तरह आदेश देती रहती है। लेकिन चारू, इसमें क्या बुराई है? ये श्रुति का भी घर है ना। सुरेश, अब श्रुति एक घर की बहू बन चुकी है। यो बार बार मायके आना उसे बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन चारू बहू अब वो भी क्या करेगी? उसकी ना कोई सहेली है और ना कोई पहचान वाला, इसीलिए बेचारी आ जाती है अपना वक्त बिताने यहाँ पर मेरे साथ। माँ जी, आप तो रहने ही दो। उसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेचारी नहीं है, जानबूझकर ससुराल में झगड़े करके यहाँ आती है। श्रुति अपने ससुराल में वाकई में जानबूझकर झगड़े करती रहती है ताकि उसे फिर से मायके जाने का मौका मिले। 2 दिन हो गए हैं। राहुल ने भी मुझे चीज केक खिलाकर माफी मांग ली है। माँ जी भी मुझसे अच्छे से बर्ताव कर रही हैं। एक काम करती हूँ, पापा जी के साथ झगड़ा करती हूँ और फिर से उसी बहाने फिर से मायके चली जाती हूँ। हाँ, वही सही रहेगा। श्रुति जानबूझकर अपने ससुर के साथ झगड़ा करने लगती है। पापा जी, मुझे ये उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आप मेरे पीठ पीछे मेरे बनाए हुए खाने की बुराई करते हो। क्या ये सच है? बताइए पापा जी। नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरासर झूठ है। भला मैं तुम्हारे खाने की बुराई क्यों करूंगा? तुम तो इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अरे भाई, हेमा से भी बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो। नहीं माँ जी, पापा जी गलत कह रहे हैं। इन्होंने मेरे खाने की बुराई की है भरे मोहल्ले में, मैं जानती हूँ।
जाओ, अब मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब सीधे कल सुबह आऊंगी। बहू तू फिर चली अपने मायके। अब वहां जाकर सबको बताएगी कि ये सब हुआ है। बहू मायके मत जा, मेरी बात समझा कर जरा। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। श्रुति फिर से किसी की नहीं सुनती और मायके जाती है। उस दिन वो गलती से पीहू का बनाया हुआ प्रोजेक्ट बिगाड़ देती है और ये देखकर चारू बहुत गुस्सा हो जाती है। श्रुति, तुम अपनी दोनों आंखें कहीं गिरवी रखकर आई हो क्या? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ पर मेरी पीहू ने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, बिगाड़ दिया ना सारा प्रोजेक्ट। श्रुति बेटा, ये तूने बहुत गलत किया है। पीहू ने कितनी मेहनत से बनाया था इस प्रोजेक्ट को, सारा सत्यानाश कर दिया तूने अब। सॉरी माँ, सॉरी भाभी, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया। सब कुछ तुमसे गलती से ही होता रहता है। तुम गलती से ही भटक भटक कर आ जाती हो यहाँ पर। अरे कितनी पागल हो तुम। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता है? अरे हर 2 दिन में कोई ना कोई झगड़े का बहाना बनाकर चली आती हो यहाँ। तुम्हें शोभा देता है क्या ये सब? माँ देखो, भाभी फिर से शुरू हो गई। एकदम सही कह रही है ये। अरे श्रुति बिटिया, तुम्हें कोई यहाँ आने से मना नहीं कर रहा, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारा ससुराल छोड़कर तुम हर वक्त बस यहाँ आती रहती हो। ऐसे में तुम यहाँ के रिश्ते भी खो बैठोगी और वहाँ के भी। आज के बाद अगर तुम यहाँ हर 2 दिन में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा श्रुति, मैं कह दे रही हूँ तुम्हें। हाँ श्रुति, अपने ससुराल अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे बिटिया, ये सब मत कर, ये सब बहुत गलत है। श्रुति उदास होकर वहां से अपने ससुराल चली जाती है और वहां जाने के बाद वो सब कुछ सास हेमा को बता देती है। तभी हेमा उसे सांत्वना देते हुए कहती है, श्रुति बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, हर बार मैं कहती रहती कि बहू मायके मत जाया कर, बहू मायके मत जाया कर, लेकिन तू थी कि मेरी सुनती ही नहीं। कहीं भी बार बार जाने से हमारी इज्जत कम हो जाती है। और अब तू शादी करके अपने ससुराल आ चुकी है, अब तुझे यहाँ ध्यान देना चाहिए। वहाँ अब तेरा इतना हक नहीं रहा। अब सही कह रही हो माँ जी, अब मुझे आपकी बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन अब मैं अपने आप से ये वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी बेफिजूल के झगड़े नहीं करूंगी और सबके साथ प्यार से रहूंगी और अपने ससुराल और अपने घर गृहस्थी पर पूरा ध्यान दूंगी। अंत में श्रुति की अक्ल ठिकाने आ जाती है और वो बार बार मायके जाना बंद कर देती है और ससुराल में सबके साथ प्यार से रहने लगती है। करमपुर कहकर एक गांव होता है जिसमें यशपाल अपनी बीवी रमा और छोटी बेटी बिट्टी के साथ रहता है। यशपाल एक गरीब किसान होता है जो अपने खेत में प्याज उगाकर पूरे गांव के प्याज बेचने वालों को प्याज बेचता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। एक सुबह जब घर पर यशपाल का परम मित्र मनीष आता है, तभी ये लीजिए जी, आपका और मनीष भाई साहब का नाश्ता। आज हमारे खेत के प्याज से ही गर्मा गर्म चटाकेदार प्याज के पराठे बनाए हैं। जहाँ जाओ वहाँ हमारे खेत के प्याज की तारीफ की जाती है। अब हमारे खेत के प्याज हैं ही इतने कमाल के, तो लोग तो तारीफ करेंगे ही ना, क्यों मनीष? हाँ हाँ, और क्या, सही तो कह रहा है। पूरे गांव में सिर्फ तेरा ही प्याज मशहूर है। तूने बाकी प्याज बेचने वालों की तो छुट्टी ही करवा दी है यशपाल। ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं बस अपने काम को एक पूजा की तरह करता हूँ जिसमें मेरा मन तन और आत्मा सब कुछ शामिल होती है। शायद इसलिए मुझे अपनी मेहनत का फल इतना अच्छा मिला है। मनीष, अब मैं एक और जमीन खरीदने वाला हूँ गांव में। अभी तक मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई है, लेकिन तू पहला आदमी है जिससे बता रहा हूँ। क्या बात है भाई यशपाल, बधाई हो मेरे भाई। तू यूं ही खूब तरक्की कर और बहुत आगे जा। धन्यवाद मेरे भाई। मनीष यशपाल के सामने उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में उसके लिए काफी जलन होती है जो वो दिखाता नहीं है। वो घर जाकर बस यशपाल की तरक्की के बारे में ही सोचता रहता है। ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। यशपाल दिन ब दिन बस अमीर और प्रसिद्ध होते जा रहा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यशपाल मुझसे आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं यशपाल की खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगा, हर हाल में बर्बाद करके रहूंगा उसे मैं। एक रात जब यशपाल और रमा बिट्टी के साथ बाहर घूमने गए होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाते हुए मनीष वहां पर उनकी खेत के पास आता है और चुपके से फटाफट वहां पर आग लगाकर चला जाता है। बेचारे यशपाल का खेत पूरी तरह से जलने लगता है। आग पूरे खेत में पल भर में तेजी से फैल जाती है। जब वो लौटता है तब अपने खेत को जलकर राख होते हुए देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या, मेरा खेत? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया रमा? मेरा खेत जलकर राख हो गया। मेरे बरसों के खून पसीने की मेहनत एक पल में जलकर राख हो गई। अब मैं क्या करूंगा रमा? अब मैं क्या करूंगा? जी संभालिए अपने आप को। पता नहीं किसने किया ये सब। ये सब नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा और बहुत गलत हुआ है। बाबूजी, आप रोइए मत। भगवान जी हमारे खेत को फिर से ठीक कर देंगे। आप ही कहते हैं ना, जब जब हम मुसीबत में होते हैं तब तब भगवान जी हमारी रक्षा करते हैं, तो वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। हाँ बिट्टी के बाबूजी, भगवान जी हमें इस मुसीबत भरे समय से बाहर जरूर निकालेंगे। यशपाल अब बहुत टूट चुका था। वो अब दूसरी जगह काम ढूंढने का विचार करता है। तभी मनीष उसके पास आकर उसे कुछ जगह के पते बताता है। यशपाल, तेरे जीवन को जरूर किसी की तो बुरी नजर लगी है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तू एक काम कर, तू इन जगह पर जा जिनका मैं तुझे पता बता रहा हूं। यहाँ अगर कुछ काम मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, तनख्वाह भी अच्छी मिल सकती है। क्या? वाकई में? ठीक है मनीष, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहीं पर जाऊंगा काम की तलाश करने। बस भगवान से प्रार्थना करना कि इनमें से कहीं किसी जगह पर मुझे काम मिल जाए। तुझे काम जरूर मिलेगा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है मनीष, चलता हूं मैं। यशपाल वहां से चला जाता है। बेचारा यशपाल, इसे मैंने जितने भी पते दिए हैं उनमें से कहीं भी इसे काम नहीं मिलने वाला है। ये बस सुबह से शाम तक चल चल कर थक जाएगा, और वही तो मैं चाहता हूँ। बड़ा अमीर बनने चला था ना, अब देख तुझे कितना गरीब बनाता हूं मैं। बेचारा यशपाल उन सब जगह पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को थक हार कर घर आता है और बहुत दुखी हो जाता है। जी हिम्मत रखिए, यो दुखी होकर हिम्मत हार कर कैसे चलेगा। आपको आगे बढ़ना ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस आप हिम्मत मत हारिए जी। क्या करूं रमा? मैं हिम्मत रखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मुझसे अब और नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। अरे सबका अच्छा चाहा है मैंने अब तक, उसके बाद भी मेरा ही बुरा हुआ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा है रमा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप हौसला बुलंद रखिए, वो जरूर ठीक कर देंगे सब कुछ। हाँ रमा। अब धीरे धीरे यशपाल के पास जितने पैसे बचे थे वो सारे खत्म होने की कगार पर आ चुके थे। घर में अब राशन तक खत्म हो चुका था। एक दिन जब वो तीनों दाल चावल पकाते हैं, तभी उनके द्वार पर एक साधु बाबा आते हैं और वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं। खाने के लिए तो हमारे पास अब केवल ये दाल भात ही है बाबा। ये लीजिए, ये सारा आप ही खा लीजिए। आइए। हाँ बाबा, आपका पेट भरेगा तब हमारा भी पेट भर जाएगा। धन्यवाद बच्चों। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने बेटी। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है। लेकिन बाबा, ये उपहार क्यों? तुमने एक भूखे साधु का पेट भरा है बेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। इस पोटली में जादुई बीज है।
जिसे बोने से तुम्हारा जला हुआ बंजर खेत फिर से नई हरी भरी प्याज से भर जाएगा। और वो भी मामूली प्याज नहीं, जादुई प्याज की खेती से। ऐसी खेती जिसमें रोज हजारों लाखों अनगिनत प्याज उगते हैं। साधु बाबा की ये बात सुनकर यशपाल और रमा चौंक जाते हैं। क्या? अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो जाएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। हाँ साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कंधों पर से बहुत बड़ी मुसीबत की गठरी हटाई है। मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूं, इसलिए तुम्हारे घर आया मैं, ताकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले सकूं। परंतु तुम तो इस परीक्षा में सफल हो गए। घर में ये तुम्हारे पास आखिरी अनाज बचा था, वो भी तुमने निस्वार्थ भाव से मुझे खाने के लिए दे दिया। इसीलिए तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सहायता की है। साधु बाबा यशपाल और रमा को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। और जब यशपाल उस जादुई बीज को अपने बंजर खेत में बोता है, तभी तुरंत वहां पर जादुई प्याज की खेती हो जाती है। रमा जितने प्याज निकालती है उतने वहां और ज्यादा उगने लगते हैं। ये अलौकिक दृश्य देख उन दोनों को काफी आश्चर्य होता है। अब फिर से यशपाल अपने प्याज का व्यापार शुरू कर देता है और फिर से उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक रोज मनीष चुपके से जादुई प्याज को उगते हुए देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नहीं, ये यशपाल फिर से अमीर नहीं बन सकता। मैं इस जादुई प्याज की खेती को भी चलाकर राख कर दूंगा। मनीष उस जादुई प्याज की खेती को जलाने जा ही रहा होता है कि तभी खेती में आग लगने के बजाय उसे खुद को ही आग लग जाती है। नहीं नहीं, बचाओ यशपाल, बचाओ बचाओ, कोई है? मनीष, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मेरा इतना करीबी दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। आज तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तेरे ही बुरे कर्मों का फल है। मनीष जलकर वहीं पर मर जाता है और उसे उसके बुरे कर्म की सजा मिल जाती है। जिसके बाद यशपाल अपने जादुई प्याज की खेती से खूब प्रगति करता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है।